नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी शिक्षण विधियाँ। हिंदी शिक्षण की जो विधियाँ हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। तो हिंदी जो शिक्षण की विधियाँ हैं उसके अंतर्गत गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण और व्याकरण शिक्षण आता है। गद्य, पद्य और व्याकरण। अब इसमें गद्य शिक्षण की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि। ठीक है, इसको उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि एक ही बात है। अर्थ कथन विधि, ये हैं गद्य शिक्षण की जो विधियां, उनको हम देखेंगे पहले डिटेल में। इसके बाद पद्य शिक्षण की विधियां और इसके बाद व्याकरण शिक्षण की विधियां। तो गद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? उद्बोधन विधि, अर्थबोध विधि, अर्थ कथन विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर या संवाद विधि और संयुक्त प्रणाली। ये हो गई गद्य शिक्षण की विधियां। इसके बाद पद्य शिक्षण की विधियों में गीत विधि, अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, खंडान्वय विधि और व्याख्यान विधि। ये है पद्य शिक्षण की विधियां। गीत विधि, अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, खंडान्वय विधि और व्याख्यान विधि। इसके बाद अगली आती है व्याकरण शिक्षण की विधियों में अनौपचारिक विधि, सूत्र विधि, अव्याकृत या भाषा संसर्ग विधि, एक ही बात है, आगमन विधि, निगमन विधि और आगमन निगमन विधि। और इसके बाद आ जाती है आगमन निगमन विधि। एक आगमन अलग है, निगमन अलग है, फिर एक विधि है संयुक्त विधि, इसमें आगमन निगमन विधि है। ठीक है, इसके बाद समवाय विधि। ये है हमारी व्याकरण शिक्षण की विधियां। तो सबसे पहले हम देखेंगे गद्य शिक्षण की विधियों को डिटेल में। अब गद्य शिक्षण क्या होता है, गद्य क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। गद्य शिक्षण में मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का रूप गद्य है। गद्य क्या है कि मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का रूप है जो वो गद्य है। जो मनुष्य सहज रूप से जो बात करता है, जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है उसकी, वह जो रूप होता है वो गद्य होता है, जिसमें छंद, अलंकार, रस विधान आदि का निर्वाह करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है? छंद, अलंकार, रस विधान का निर्वाह करना मतलब जरूरी नहीं है। बस क्या होना चाहिए? साधारण व्यवहार की भाषा गद्य तभी कही जा सकती है जब वह व्यवस्थित और स्पष्ट हो। लेकिन क्या है, इसमें छंद, अलंकार, रस विधान आदि का निर्वाह आवश्यक नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए कि साधारण व्यवहार की भाषा गद्य तभी कही जा सकती है जब वह व्यवस्थित और स्पष्ट हो। व्यवस्थित और सहज और स्वाभाविक जो भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपने भाव प्रकट करते हैं वो गद्य आ जाता है। अब गद्य शिक्षण में जो सबसे पहली विधि है उद्बोधन या अर्थबोध विधि। उद्बोधन या अर्थबोध विधि में क्या होता है कि छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना उद्बोधन है। उद्बोधन का क्या मतलब हो गया? छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाया जाता है। इसमें शिक्षक कुछ क्रियाएं करता है, कुछ अपने जो उनका सिलेबस होता है उसको बताता है, लेकिन अर्थ नहीं बताता। अर्थ वह छात्रों के माध्यम से ही निकलवाता है। तो जो छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाया जाता है वो उद्बोधन विधि में आ जाता है। कठिन शब्दार्थ शिक्षक स्वयं नहीं बताकर दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करते हुए छात्रों को उद्बोधन देकर अर्थ निकलवाने के लिए छात्रों से प्रयत्न करवाता है। वह क्या करता है? शिक्षक अर्थ, कठिन जो शब्द होते हैं उनका अर्थ स्वयं नहीं बताता है, वह दृश्य श्रव्य जो साधन होते हैं उनके द्वारा उनको दिखाकर बच्चों से, छात्रों से अर्थ स्वयं निकलवाता है। तो जिसमें अर्थ स्वयं निकलवा, बच्चों से निकलवाए उसको कहते हैं अर्थ उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि। यहीं से ठीक है। इस विधि में अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को बताने के लिए अनेक साधनों का सहारा लेता है। अब अध्यापक किस तरीके से बच्चों से अर्थ बोध करवाता है उसको हम देखते हैं। इसे उसमें क्या करता है? चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र आदि दिखाकर। तो इसमें क्या करता है? चित्र दिखाकर, महापुरुष के बारे में बताना है तो चित्र दिखाकर बच्चे अपने आप उसका अर्थ निकालें कि किस महापुरुष की तस्वीर है। ठीक, गणितीय आकृतियों को समझाने के लिए क्या करता है? रेखा चित्र का दिखाता है। देश प्रदेशों को समझाने के लिए क्या करता है? मानचित्र दिखाता है। तो यह स्वयं अर्थ नहीं निकाल रहा है बल्कि चीजों को दिखाकर बच्चों से अर्थ निकलवा रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है दूसरा जो साधन अपनाता है प्रतिकृति। प्रतिकृति का मतलब क्या? मॉडल दिखाकर। इसमें जैसे ज्वालामुखी, आपदा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, इन चीजों के बारे में समझाने के लिए वह मॉडल दिखाकर बच्चों को समझाता है। तो वो उद्बोधन विधि के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद प्रत्यक्ष अभिनय करके जैसे हंसकर, गाकर, दौड़कर
आदि क्रियाएं कर कर, ठीक है, दौड़कर आदि क्रियाएं करके जो प्रत्यक्ष अभिनय करके बच्चों को अर्थ निकलवाता है वो उद्बोधन विधि के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद पदार्थ को प्रत्यक्ष दिखाकर, पदार्थ को प्रत्यक्ष दिखाकर जैसे पुष्प, फल, पुस्तक, फर्नीचर आदि को दिखाकर वह वस्तु के बारे में छात्र को ज्ञान देता है और उसके बारे में बताता है। तो बच्चे स्वयं बताते हैं, उसने फल दिखाया या कोई फूल दिखाया, उससे पूछा ये किसका है, तो बच्चे बताएंगे ये कमल का है, ये, तो वो स्वयं भी निकाल छात्रों के माध्यम से निकलवाता है शिक्षक। तो ये हो जाती है हमारी उद्बोधन या अर्थबोध विधि। दूसरी जो हमारी विधि है वो है अर्थ कथन विधि। अर्थ कथन विधि ये है गद्य शिक्षण की विधियां, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है गद्य शिक्षण की विधियां। तो इसमें दूसरी विधि आ गई अर्थ कथन विधि। अब अर्थ कथन विधि में क्या होता है कि इस प्रणाली में अध्यापक गद्यांशों का पठन करता चलता है और साथ साथ में कठिन शब्दों के अर्थ को बताता चलता है। बाद में शिक्षक वाक्यों के सरल अर्थ बताता है, भावों को स्पष्ट करने के लिए व्याख्या भी करता है। तो अर्थ कथन विधि में क्या होता है, जैसे कोई लेसन है, कोई पाठ है, अध्यापक उसको पढ़ रहा है, उसमें कठिन शब्द आ रहे हैं तो उन कठिन शब्दों का साथ में ही अर्थ बताता जा रहा है और इसके बाद वह सरल शब्दों में सारे गद्यांश का अर्थ बता देता है और भावों की अगर नहीं अच्छे समझ में आ रहा तो व्याख्या करके अच्छे से समझा देता है। मतलब किसी गद्य का जो भाग है या कोई गद्यांश है उसका पूरा अर्थ बताना, कठिन शब्दों का अर्थ साथ साथ में बताते चलना, ये आ जाता है अर्थ कथन के अंतर्गत। तो इस विधि में सारा कार्य क्या करता है, अध्यापक ही करता है। छात्रों को सोचने समझने का कुछ मौका ही नहीं मिलता क्योंकि छात्र जो अध्यापक है वही बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है। कठिन शब्द आ रहे हैं तो उनका कठिन शब्दों का सरल शब्द बता रहा है। इसके बाद भावों को स्पष्ट स्वयं भी कर रहा है और व्याख्या भी करता जा रहा है। तो उसमें बच्चे एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो बच्चे जब एक्टिव नहीं है तो यह जो प्रणाली है अब मनोवैज्ञानिक हो जाती है। कौन सी, अर्थ कथन विधि। इसके बाद अगली विधि हमारी आ जाती है व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि में क्या होता है, यह अर्थ कथन विधि का ही विकसित रूप है। व्याख्या विधि क्या है, अर्थ कथन जो विधि है इसका विकसित रूप है। इस प्रणाली में अध्यापक शब्दार्थ के साथ साथ शब्दों और भावों की व्याख्या करता है। इसमें क्या है, जो शब्दार्थ है उसका अर्थ बताने के साथ साथ क्या करता है, शब्दों और वाक्यों की व्याख्या करता है, भावों की। जैसे इसके अंतर्गत क्या पढ़ाया जाता है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि व समास की व्याख्या करता है। जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ाते हुए टीचर उनकी व्याख्या करते हुए जब पढ़ाता है तो वो कौन सी विधि हो जाती है, हमारी व्याख्या विधि। इसके बाद अगली जो विधि आ जाती है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर या संवाद विधि, इसी को कहते हैं संवाद विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि शिक्षक विविध प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से उत्तर प्राप्त करके पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाता है। जैसे टीचर किसी पाठ को पढ़ाने के लिए आया है क्लास में तो वह पहले क्या करता है, कुछ प्रश्न करता है। उसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान से पर आधारित कुछ प्रश्न कर सकता है कि बच्चे को क्या आता है और आगे हमें क्या सिखाते हुए आगे बढ़ना है। तो उस तरीके से उसको पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न करता है और बच्चे को, छात्र को अपने क्वेश्चन पूछता जाता है। उसके बाद पाठ को, प्रवाह को आगे बढ़ाता जाता है। तो प्रश्नों के द्वारा अपने पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाना जिस विधि के अंतर्गत आता है वो हो जाती है प्रश्नोत्तर विधि या संवाद विधि। अगली विधि हमारी आ जाती है संयुक्त प्रणाली। संयुक्त प्रणाली में माध्यमिक स्तर पर इन सभी प्रणालियों का आवश्यकता अनुसार मिश्रित रूप से प्रयोग करके हम गद्य शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। माध्यमिक स्तर पर क्या है, संयुक्त प्रणाली में जैसे सारी जो अभी हम विधियां ऊपर पढ़ रहे थे, उद्बोधन विधि, अर्थ कथन विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, तो इस तरीके की 2-3 विधियों को एक साथ मिलाकर जब हम किसी गद्य का प्रभावशाली मतलब शिक्षण करते हैं, उसको समझाते हुए चलते, प्रश्नोत्तर भी पूछते हैं, उसका अर्थ भी बताते हैं, तो ये संयुक्त प्रणाली में आ जाता है। इसमें क्या, भाषाई कौशल एवं ज्ञान प्रदान करने के लिए व्याख्या एवं विश्लेषण प्रणाली को संयुक्त रूप से अपनाया जाए तो ये प्रणाली अच्छी हो जाती है। इससे बच्चा है जो छात्र है एक्टिव रहता है और अच्छे से सीखता है। 2-3 या 4 विधियों को मिलाकर हम बच्चे को किसी पाठ के बारे में बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ये आ जाते हैं संयुक्त प्रणाली के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे पद्य शिक्षण की विधियों के बारे में। पद्य शिक्षण की जो शिक्षण विधियां हैं, पद्य शिक्षण क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। पद्य, पद्य का क्या अर्थ होता है, पद्य शिक्षण, काव्य शिक्षण या कविता शिक्षण, ठीक है, इसके कई नाम हैं।
तो काव्य, कविता या पद्य, काव्य भी कह सकते हैं, कविता या पद्य, साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें अलंकार भी होते हैं, छंद भी होते हैं, रस विधान भी होते हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर जो कविता या काव्य होता है उसकी रचना की जाती है, तो वही क्या कहलाता है, पद्य कहलाता है। अब पद्य शिक्षण के लिए जिन शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करते हैं उसमें आ जाती है सबसे पहले गीत विधि। गीत विधि में क्या करते हैं, कविता को गीत के माध्यम से पढ़ाने की प्रणाली जो होती है वो गीत प्रणाली कहलाती है, गीत विधि कहलाती है। कविता को गीत के माध्यम से गाकर पढ़ाने का, ठीक है। इस विधि में एक पंक्ति अध्यापक गाता है, बाद में विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। जैसे किसी पाठ को, जो कविता है, तो कविता है या मतलब कोई काव्य है, उसको क्या करता है, अध्यापक पहले उस कविता को एक लाइन या 2 लाइन पढ़ता है, एक पंक्ति पढ़ता है, उसके बाद विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। तो इस तरीके से गाकर पढ़ाई जाने वाली विधि को हम कहते हैं गीत विधि। कक्षा में बालकों द्वारा संवेद स्वर वाचन भी करवाया जाता है। तो ये प्राथमिक स्तर के लिए संवेद स्वर वाचन का मतलब है कि बच्चे एक साथ इसका सस्वर वाचन करते हैं, तो वो आ जाता है संवेद स्वर वाचन। ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है क्योंकि बच्चे गीत, कहानी, कविता में ज्यादा रुचि लेते हैं, तो ये छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक उपयुक्त विधि है। इसके बाद आ जाती है अभिनय विधि। अभिनय विधि के माध्यम में इसमें क्या होता है, इसमें अध्यापक अभिनय पूर्वक गीत की सहायता से पद्य का शिक्षण करता है, जिससे कक्षा शिक्षण रुचिपूर्ण बन जाता है तथा विद्यार्थी पद्य में पूरी रुचि लेते हैं तथा उन्हें शीघ्रता से स्थायी ज्ञान की प्राप्त होती है, और ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो अभिनय तो आपने देखा है, जब अध्यापक क्या, जैसे अभिनय तो वो जैसे हम लोग किसी नाटक को देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं, तो ये सब अभिनय ही करते हैं। तो इसी तरह के अध्यापक क्या है, किसी कविता या कविता को पढ़ाते वक्त उसका अभिनय करते हुए बालक को जब पढ़ाता है, बालक को गीत गाकर, उस कविता का गीत गाकर और साथ में अभिनय करते हुए, कुछ मुद्राएं करते हुए जब बच्चे को समझाता है, तो बच्चे को इसका स्थायी ज्ञान हो जाता है और रुचि भी पैदा होती है उसको, बच्चे को, ठीक है। तो यह विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है पद्य शिक्षण की। कौन सी, अभिनय विधि। इसके बाद अगली जो विधि आ जाती है हमारी अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि में, इस विधि में अध्यापक पहले पंक्ति स्वयं गाता है तथा विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। इसके बाद अध्यापक उसका अर्थ विद्यार्थियों को समझाता है। तो ये कौन सी हमारी होगी, अर्थबोध विधि। तो अर्थबोध विधि में क्या होता है, अध्यापक अब एक, जैसे कोई कविता है उसको गा रहा है, फिर उसको बच्चे दोहरा रहे हैं उसी पंक्ति को, उसके बाद अध्यापक उस कविता के पंक्ति का जो अर्थ निकल रहा है वो बच्चों को समझा रहा है। तो इस तरीके से ये विधि चलती है। तो इसमें गीत का प्रवाह बीच बीच में रुक जाता है क्योंकि टीचर समझाने लगता है, तो जब टीचर समझाता है तो गीत का प्रवाह रुक जाता है, अतः विद्यार्थियों की रुचि एवं तारतम्यता तथा अधिगम की निरंतरता में बाधा पड़ती है। इससे क्या है, जो अधिगम हो रहा है उसमें बाधा पड़ने लगती है, क्योंकि बालक गा रहे हैं और जब अध्यापक गा रहा है, फिर बच्चे गा रहे हैं, फिर अध्यापक रुक जाता है, बच्चे रुक जाते हैं और अध्यापक उन पंक्ति का अर्थ बताने लगता है। तो इससे क्या होता है, जो अधिगम की निरंतरता है, जो अधिगम चल रहा है उसमें बाधा पड़ रही है। तो ये अर्थबोध के अंतर्गत आता है, अर्थबोध विधि। अगली हमारी विधि है खंडान्वय विधि, पद्य शिक्षण की खंडान्वय विधि। कविता का खंड करके अन्वय, भाव, विचार संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याकरण के स्थान पर कविता विषय पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, किसी कविता का खंड रूप में अन्वय करके भाव विचार संबंधित प्रश्न, इसमें कविता से जो क्वेश्चन है व्याकरण से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसमें क्या है, कविता में जो भाव निकल रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इन संपूर्ण खंडों को पहले खंड खंड करके कविता को पढ़ाया जाता है, इसके बाद संपूर्ण खंडों को जोड़कर पूरे पद्य की व्याख्या करते हुए अर्थ समझाया जाता है। तो ये हो जाती है खंडान्वय विधि। पहले कविता को क्या खंड खंड करके पढ़ाया जाता है और उसके भाव विचार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बाद खंडों को जोड़कर पूरे पद्य की व्याख्या करके उसका अर्थ छात्रों को समझाया जाता है। तो ये हो जाती है हमारी खंडान्वय विधि। अगली जो हमारी विधि है पद्य शिक्षण की व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के अंतर्गत अध्यापक कविता के एक एक पद की व्याख्या करते हुए कविता का अर्थ बताता है। इसमें जब पद्य शिक्षण के अंतर्गत क्या होता है, अध्यापक कविता के
एक एक पद की व्याख्या करते हुए कविता का अर्थ बताता हुआ जाता है। तो सौंदर्य तत्वों के बोध पर जोर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो सौंदर्य तत्व होते हैं उसके बोध पर जोर दिया जाता है और ये उच्चतर कक्षाओं हेतु उपयोगी है। ठीक है, यह विधि किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है, उच्चतर कक्षाओं के लिए। तो एक एक पद की व्याख्या करते हुए जिसमें कविता का अर्थ बताते हुए टीचर चलता है वो हमारी हो जाती है व्याख्यान विधि। अब हम पढ़ेंगे आके व्याकरण शिक्षण की विधियां। तो व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं उनमें अनौपचारिक विधि, सूत्र विधि, अव्याकृत या भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और आगमन निगमन विधि और समवाय विधि। तो सबसे पहले हम देख समझेंगे कि व्याकरण क्या है। तो भाषा को शुद्ध रूप में जानने के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण शास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाता है, भाषा को शुद्ध रूप से जानने के लिए। व्याकरण भाषा को शुद्ध एवं सर्वमान्य रूप प्रदान करता है। तो व्याकरण क्या करता है, भाषा को शुद्ध रूप और सर्वमान्य रूप प्रदान करता है। भाषा या शब्दों पर व्याकरण अनुशासन रखती है। व्याकरण क्या करता है, अपनी जो भाषा हम बोलते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं उस पर अनुशासन रखता है कि सही क्या है, गलत क्या, हम सही उच्चारण कर रहे हैं या गलत उच्चारण कर रहे हैं। तो उसी की व्याख्या करने के लिए व्याकरण होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़े, इसमें आ जाता है व्याकरण शिक्षण विधियों में सूत्र विधि। अब सूत्र विधि को हम समझ लेते हैं। सूत्र विधि को परंपरागत विधि या पांडित्य विधि भी कहा जाता है। सूत्र विधि को क्या, परंपरागत विधि या पांडित्य विधि कहा जाता है। इसमें नियमों को सूत्र रूप में कंठस्थीकरण किया जाता है। इसमें नियमों को क्या कराया जाता है, याद कराया जाता है सूत्र रूप में। सामान्य से विशिष्ट की ओर और जटिल विषयों को समझने में सुविधा होती है। इसमें जो सूत्र चलते क्या, सामान्य से विशिष्ट की ओर सूत्र चलता है और जटिल विषयों को समझने में इस विधि के द्वारा सुविधा होती है, क्योंकि सूत्र याद करा दिए जाते हैं। उन्हीं के द्वारा हम कठिन से कठिन विषय वस्तु को आसानी से हल कर लेते हैं। और सूत्र विधि के जो दो नाम निकलते हैं, परंपरागत विधि और पांडित्य विधि। इसके बाद अगली विधि हमारी है अव्याकृत विधि या भाषा संसर्ग विधि। इसमें क्या, भाषा के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। अव्याकृत विधि भाषा संसर्ग विधि में क्या किया जाता है, भाषा के साथ साथ ही व्याकरण का ज्ञान भी छात्रों को दिया जाता है। इस विधि में क्या, अभ्यास पर बल दिया जाता है, अभ्यास कार्य ज्यादा कराया जाता है इस विधि में। भाषा संसर्ग विधि में भाषा के साथ साथ व्याकरण भी बच्चों को सिखाया जाता है। अगली जो विधि है आगमन विधि। तो आगमन विधि में जिन शिक्षण सूत्रों के द्वारा आगमन विधि का द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसमें शिक्षण सूत्र लगते हैं उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। उदाहरण पहले उदाहरण देकर नियम, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, इसके बाद नियम बताए जाते हैं। ज्ञात वस्तु से अज्ञात की ओर जाया जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। पहले प्रत्यक्ष वस्तु को दिखाया जाता है, इसके बाद प्रमाण, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर जाया जाता है। तो ये जो नियम लगते हैं आगमन विधि के, ये शिक्षण सूत्र हैं। शिक्षण सूत्र आ जाते हैं आगमन विधि में। इसके बाद निगमन विधि। निगमन विधि में, इस विधि में शिक्षक पहले सामान्य नियमों व सिद्धांतों को बताता है और फिर उदाहरण देता है। ठीक है, तो पहले इसमें क्या करता है शिक्षक, इसमें क्या कर, जो आगमन विधि है इसमें क्या, पहले उदाहरण बता देता है उसके बाद नियम बताता है। ठीक है, तो निगमन विधि में इसका ठीक उल्टा होता है। निगमन विधि आगमन की ठीक विपरीत विधि है। इस विधि में शिक्षक पहले सामान्य नियम बताता है, इसके बाद उदाहरण देता है। और इस विधि में समय व परिश्रम कम लगता है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। कौन सी विधि, निगमन विधि। और निगमन विधि में जिन सूत्रों का प्रयोग करते हैं वो हैं नियम से उदाहरण की ओर। ये आगमन विधि के ठीक उल्टे हैं। अगर आगमन विधि के आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो निगमन विधि को उनका ठीक उल्टा सूत्र लगेगा। जैसे उदाहरण से नियम की ओर, इसमें शिक्षण सूत्र कौन चल रहा है, उदाहरण से नियम की ओर। अब इसमें क्या चलेगा, नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि में। तो देखिए इसमें सूत्र कौन सा लग रहा है, नियम से उदाहरण की ओर। दूसरा सामान्य से विशिष्ट की ओर सूत्र की ओर जाता है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त चीज का पहले ज्ञान कराए उसके बाद मूर्त का, इसके बाद अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो ये जो शिक्षण सूत्र लगते हैं ये लगते हैं निगमन विधि में। इसके बाद अगली जो हमारी विधि आ जाती है आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि आगमन विधि और निगमन विधि दोनों साथ चलती हैं। तो दो विधियों का ये मिश्रण है। आगमन निगमन विधि क्या है, दो विधियों का मिश्रण है। उदाहरण से नियम की ओर और नियम से उदाहरण की ओर चलती हैं। ठीक है, पहले उदाहरण से नियम की ओर पढ़ाया जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चों तो नियम से उदाहरण की ओर। इसका जो ज्ञान होता है स्थायी होता है, रोचक होता है। और व्याकरण शिक्षण की ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ अगर विधि है तो कौन सी है, आगमन निगमन विधि।
अगली जो विधि आ जाती है हमारी अनौपचारिक विधि। अनौपचारिक विधि में व्याकरण का कोई औपचारिक अध्यापन नहीं कराया जाता है। अनौपचारिक विधि में क्या किया जाता है, व्याकरण का कोई औपचारिक अध्यापन नहीं कराया जाता है और संभाषण में ही व्याकरण का ज्ञान होता है। इसमें जो टीचर पढ़ा रहा है उसी के द्वारा वह व्याकरण का ज्ञान करा देता है। किसी पाठ को पढ़ा रहा है तो उसी के द्वारा वह व्याकरण का ज्ञान करा देता है। कोई औपचारिक अध्यापन इसमें व्याकरण का नहीं कराया जाता है। तो ये कौन सी विधि हो जाती है, व्याकरण शिक्षण की अनौपचारिक विधि। इसके बाद अगली जो सबसे लास्ट विधि आ जाती है समवाय विधि। समवाय विधि के अंतर्गत इस विधि में प्रतिपादकों का मत है कि व्याकरण की शिक्षा रूप से न देकर साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाएं पढ़ाई जाए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, जो प्रतिपादक जो है समवाय विधि के, वो कह रहे हैं कि व्याकरण की शिक्षा रूप से ना देकर साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वानों की रचनाएं पढ़ाई जाए। इसमें व्याकरण की शिक्षा अलग से मतलब ना देकर पहले क्या किया जाए, जो प्रतिष्ठित विद्वान है उनकी रचनाएं पढ़ाई जाए। इसके अंतर्गत मौखिक व लिखित कार्य कराते समय, गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय, रचना कार्य कराते समय और व्याकरण नियमों का ज्ञान कराया जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे मौखिक और लिखित कार्य कराते समय और गद्य की अगर पुस्तक पढ़ा रहे हैं, रचना कार्य करा रहे हैं, तो तभी व्याकरण के नियमों का ज्ञान साथ साथ कराते रहना चाहिए। तो समवाय का अर्थ ही हो जाता है क्या, मिलाना। तो इसमें मिलाकर मतलब गद्य पढ़ाते पढ़ाते हम क्या करते हैं, उसमें गद्य भी पढ़ा रहे हैं और व्याकरण के नियमों का ज्ञान भी कराते जा रहे हैं। तो ये हो जाती है समवाय विधि। तो हमने आज पढ़ा है हिंदी शिक्षण की विधियां। तो हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हमने पढ़ा है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण और व्याकरण शिक्षण की विधियां। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।